करें, क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो चलिए तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए तो एक बार ग्रुप में सबको मैसेज कर दीजिए। अभी तक सिर्फ 4 लोग आए हैं क्लास अटेंड करने के लिए, तो एक बार सबको बोल दीजिए और आप लोग ये क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने अभी तक कराया है आप लोगों को। तो इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए क्या होना चाहिए। बोला जा रहा है कि टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय, बोला जा रहा है कि एक एक टर्मिनल से टोटल इतना चार्ज एंटर कर रहा है। तो हमें टोटल करंट कैलकुलेट करनी है एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स पे। कैसे करेंगे? देवज्योति गुड इवनिंग। तो देखिए मैंने कल आपको क्या बताया था, I इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमें चार्ज दिया गया है, मतलब d बाई डी टी, और q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 5t साइन 4। फंक्शन हम ले लेते हैं t को, राइट। तो हमें मिल जाएगा 5 साइन 4 पाई टी प्लस 20 पाई टी कॉस 4 पाई टी। क्या हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या, बताइए। किसको किसको क्लियर नहीं दिख रहा है? रिफ्रेश करिए पेज को। राइट, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें करंट चाहिए 0.5 सेकेंड्स पे। तो 0.5 सेकेंड्स पे हमें करंट चाहिए, तो t इज इक्वल टू आप पुट कर दीजिए कितना, 0.5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0.5। क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल टू 5 साइन t की वैल्यू अगर हम 0.5 पुट करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई, प्लस t की वैल्यू 0.5 तो ये आ जाएगा 10 पाई कॉस 2 पाई। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो साइन 2 पाई होता है 0, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0, प्लस कॉस 2 पाई होता है 1, तो ये आ जाएगा 10 पाई। तो टोटल आंसर हमें मिल जाएगा 10 पाई, यानी कि 31.42 मिली एम्पियर। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन पे चलें। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए सॉल्व करने का।
सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए सॉल्व करने का। चलिए ट्राई करिए। गुड इवनिंग प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला जा रहा है? डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल। कोई भी एक टर्मिनल में टोटल कितना चार्ज एंटर कर रहा है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, जब करंट वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस टी एम्पियर। राइट, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। यहां पे आपको टाइम दिया गया है, टाइम बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स में अगर करंट की वैल्यू दी गई है हमें 3t स्क्वायर माइनस टी एम्पियर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू। चार्ज की वैल्यू आपको निकालना है। बाकी लोग कहाँ रह गए आज क्लास में? चलिए तो चार्ज, राइट, और लिमिट हमारे पास टाइम की दी गई है फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, and I is given to us 1, 2, 3t square minus t ampere dt, right? Yes, 5.5 is the right answer. So when you will solve it, you will get q is equal to 5.5 coulomb. So charge is 5.5 coulomb, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। How much energy does a 100-watt electric bulb consumes in 2 hours? कोई भी अगर आपको एक बल्ब दिया गया है 100 वाट का, तो वो 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा आपको जूल में भी बताना है और वॉट आवर्स में भी बताना है। दोनों यूनिट्स में आपको आंसर बताना है। तो ट्राई करिए कितना आना चाहिए इसका आंसर। मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूं, आप लोग मुझे बताना कि कितना आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पे आपको एनर्जी पूछी जा रही है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एनर्जी निकालने के लिए। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। पावर हमें कितना दिया गया है? 100 वॉट। टाइम हमें दिया गया है 2 घंटे। तो 2 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? इंटू 60। अगर हम इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा इंटू 60, और टोटल हमें मिल जाएगा 720 के, ये आ जाएगा जूल में, राइट। और आउट करें
एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर है 100, ये है 2 आवर्स, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 200 वाट आवर। टू 200 वाट आवर। करेक्ट है। आगे चलिए बताइए। राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स कितने टाइप के होते हैं ये हम देखते हैं। तो बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका जो नेटवर्क सेक्शन है वो अच्छे से हो जाए। टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेस या टाइप ऑफ सोर्सेस। तो पहला होता है डिपेंडेंट सोर्स, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। पहला होता है डिपेंडेंट सोर्स, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। राइट। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सोर्स जो किसी और सोर्स पे डिपेंड कर रहे हो। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सोर्स जो किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे होते उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। पहला है आइडियल वोल्टेज सोर्स। टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। पहला है आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है? होता है तो कितना होता है? यस, सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? लोड वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। लोड वोल्टेज is independent of load current, right?
सुमित, ये थोड़ा सा आपका गलत है आंसर, एक बार चेक करिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेस के केस में क्या होता है कि जो लोड वोल्टेज है वो लोड करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, राइट। कैसे, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस वी एस, ये लोड है ZL और ये लोड है इनफाइनाइट, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL और यहाँ से करंट जा रही है IL। जो हमने यूज किया है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स वो है आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 0 होता है। एक बार क्या स्टक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार? एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए। राइट, अब आ रहा होगा, चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, तो ये तो हमने डायग्राम बनाया आइडियल वोल्टेज सोर्स को यूज करके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक प्लॉट बनाते हैं। अब इस सर्किट को मुझे देख के बताइए, क्या हम बोल सकते हैं कि जो VL है वही हमारा VS के बराबर होगा? मतलब लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। बताइए, ठीक है। लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। राइट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो VS है वो VL के बराबर है। तो यहां से अगर हम प्लॉट करना चाहें, यहां से अगर हम प्लॉट करना चाहें VL और IL, तो अब मुझे आप बताइएगा, अगर हम IL को इंक्रीज करते जाएं तो क्या VL पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम IL को इंक्रीज करते जाएं तो क्या VL पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। VL कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, कांस्टेंट। VS इज इक्वल टू VL। ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये हमने लिया है आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आइडियल वोल्टेज सोर्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक सर्किट है, मान लेते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है वो 20 ओम का है, 20 वोल्ट का है। जो रेजिस्टेंस है वो है R,
ये VL है और इसके थ्रू करंट है IL। चलिए R IL VL। अब मुझे बताइए VL यहाँ पे तो 20 ओम ही 20 वोल्ट ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, ये जो VL है ये 20 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 20 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अपीयर हो जाएगा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, राइट। तो मान लीजिए हम तीन कंडीशन लेते हैं, तो VL तो हमारा तीनों में सेम रहेगा, दैट इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट और 20 वोल्ट। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल है, तो एक बार हमने इस रेजिस्टेंस को ले लिया 1 ओम, तब जो लोड करंट है वो कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, 20 एम्पियर। अब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा के 2 ओम कर दिया, तब लोड करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब 10 एम्पियर। अब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा के 5 ओम कर दिया, राइट। अब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा के 5 ओम कर दिया, तब लोड करंट कितनी हो गई, 4 एम्पियर। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है बताइए। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एज वी इंक्रीज लोड करंट, लोड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंडीशन हमें मिलती है फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। राइट, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब मुझे बताइए, अभी तक तो हमने बात किया था आइडियल वोल्टेज सोर्स की, बट जब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगा। वी हैव टू शो अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, राइट। चलिए मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। प्रैक्टिकल इस सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक इम्पीडेंस हमने लगा दिया यहाँ पे। ये है VS, ये है RS, ये है लोड करंट IL, ये है ZL और ये है लोड वोल्टेज VL। पहले क्या था कि जो लोड वोल्टेज है वो लोड करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन में क्या होगा, जब जो लोड वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा, जो लोड वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा लोड करंट पे। इन दिस केस
load voltage depend on load current, right? चलिए, तो अब अगर इसका हम प्लॉट बनाते हैं, इसका अगर हम प्लॉट बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये अगर VL है और ये IL है, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम कहेंगे तो क्या जो VL है वो डिक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा या कांस्टेंट रहेगा? अगर हम करंट बढ़ाते जाएंगे, IL की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो मुझे बताइए जो VL है वो डिक्रीज होता जाएगा, लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा, राइट? ये बात क्लियर हुई? क्योंकि जैसे जैसे IL करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस RS के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, राइट? और जो VL की वैल्यू है वो लीनियरली डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 20 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है RL, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस RL, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VL। ये रेजिस्टेंस है, ये लोड करंट है, ये लोड वोल्टेज है। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमने ले लिया है 2 ओम, इस RL की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया है 2 ओम। तो अब मुझे बताइए 2 ओम का अगर रेजिस्टेंस हमने एज्यूम किया है तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से I इज इक्वल टू V/R। ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार मुझे बता दीजिए। ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? 5 नॉट 0.5, ये आएगा 5। VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताइए? VL की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम वोल्ट। अगर हम RL की वैल्यू 4 ओम लेते हैं तो क्या होगा? यह आ जाएगा 10/3, और VL की वैल्यू आ जाएगी 40/3। तो जैसे जैसे लाइन करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो VL है वो डिक्रीज होता जा रहा है इन द केस ऑफ, राइट, इन द केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। चलिए अब हम देखते हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है आइडियल करंट सोर्स।
अब मुझे बताइए आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। इनफाइनाइट, राइट। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो हमने मान लिया कि एक हमारे पास एक करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स, जिसकी वैल्यू है IS, और एक लोड को हम सप्लाई दे रहे हैं इस आइडियल करंट सोर्स से। ये लोड है ZL जो कि वेरिएबल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL, और जो करंट है वो है IL, राइट। आइडियल करंट सोर्स के केस में क्या होता है कि जो लोड करंट है वो सोर्स करंट से इंडिपेंडेंट होती है, राइट। या आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि इन दिस केस लोड करंट is independent of load voltage। लोड वोल्टेज चाहे कितना भी रख लीजिए आप, जो लोड करंट है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अभी उसकी चिंता मत करिए। तो ये लोड वोल्टेज है, ये सोर्स करंट या लोड करंट आप कुछ भी बोल लीजिए, दोनों सेम है। तो जो करंट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। लोड करंट लोड वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब कि कांस्टेंट है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक करंट सोर्स ले लिया है 5 एम्पियर का, और एक लोड है R वैल्यू का, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL। यहाँ से जो करंट जा रही है वो 5 एम्पियर की है, राइट। और ये जो रेजिस्टेंस R है वो वेरिएबल है। यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे कि जो लोड करंट है लोड वोल्टेज के। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पे लोड वोल्टेज, यहाँ पे लोड करंट। तो लोड करंट तो हमेशा 5 एम्पियर होगी सोर्स करंट के बराबर। तो यहाँ पे हम 5 एम्पियर ले लेते हैं, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने ले लिया 1 ओम। रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो जो लोड वोल्टेज है वो कितने का हो जाएगा, 5 वोल्ट। हमने रेजिस्टेंस ले लिया 2 ओम का, तो जो लोड वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 वोल्ट। अब हमने रेजिस्टेंस ले लिया 3 ओम का, तो जो लोड वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि लोड वोल्टेज बढ़ रहा है, बट जो लोड करंट है वो कांस्टेंट है, राइट। इसका कुछ भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब लास्ट एक और बचा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और देख लेते हैं, फिर हम अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फोर्थ जो टॉपिक बचा है वो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स।
प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो मान लीजिए हमने एक सर्किट ले लिया है जिसका करंट है IS। अब करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से करंट हम मान लेते हैं IS, ये इंटरनल रेजिस्टेंस RS, ये है करंट IS, ये है करंट IL, ये है वेरिएबल लोड इम्पीडेंस ZL और ये है लोड का वोल्टेज VL। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम लोड वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो क्या लोड करंट कम होती जाएगी? लोड वोल्टेज, लोड करंट ये डिक्रीज होती जाएगी। वो हम प्रूफ कर देंगे कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसे। मान लीजिए एक सर्किट हमने लिया, मान लेते हैं ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ये 5 एम्पियर का है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये R है जो कि वेरिएबल है, यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर की, ये है लोड करंट और ये है VL, मतलब लोड ये लोड वोल्टेज, ये लोड करंट। अब मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस R की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 ओम, रेजिस्टेंस R की वैल्यू अगर हम 1 ओम ले लेते हैं तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अगर आप लगा देते हो तो इस IL यानी कि लोड करंट की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो IL करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताइए, ये 1 ओम, लोड 1 ओम, तो जो 5 एम्पियर की करंट है वो आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, 2.5 1 ओम में चली जाएगी, 2.5 चली जाएगी R लोड में, 2.5 ओम। तो अब लोड रेजिस्टेंस हमने 1 माना है, उसके अक्रॉस जो करंट है वो 2.5 है, तो लोड वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 1 दैट इज 2.5। सिमिलरली अगर हम R रेजिस्टेंस को 2 ओम मान लेते हैं तो मुझे बताइए IL करंट कितनी हो जाएगी फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, ये हो जाएगा 5/3 और वोल्टेज हो जाएगा 10/3 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे लोड वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है लोड करंट डिक्रीज होती जा रही है। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका शुरू होता है, ये तो अभी तक हमने देखा इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस, अब हम देखने वाले हैं डिपेंडेंट करंट सोर्सेस, राइट। जो ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे यही सब काम आने वाली है। मैं चाहता तो हम डायरेक्ट जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है या नॉर्मल टॉपिक्स हैं वहां से मैं स्टार्ट कर सकता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए, राइट। चलिए तो नेक्स्ट, ये तो था इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस, तो डिपेंडेंट सोर्सेस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डिपेंडेंट सोर्सेस always represented in the form of diamond।
कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंडेंट सोर्सेस को, डिपेंडेंट सोर्सेस 4 टाइप के होते हैं, मैं लिखवा देता हूं। डिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। डिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दूसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तीसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चौथा है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हम पता कैसे लगाएंगे, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा टाइप किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है V1, ये एक डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है प्लस माइनस, और डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू है वो है 4V1। ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम। ये है V1। तो ये V1 जो है वो तो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। बट यहाँ पे जो 4V1 वाला शेप देख रहे हो आप, डायमंड शेप, इसे बोला जाता है डिपेंडेंट सोर्स। और ये क्या है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। अब इसे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों बोल रहे हैं? ये वोल्टेज सोर्स तो है बट इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? V1 पे, राइट। अगर हम इस V1 की वैल्यू चेंज करेंगे या हम इस V1 की वैल्यू वेरी करेंगे तो इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये V1 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड। अब क्लियर है? अब सही है? चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि यहाँ पे जो डायमंड शेप का ये जो सर्किट आप देख रहे हो, ये जो सर्किट आप देख रहे हो, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, राइट। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू है वो है 4V1। मतलब अगर हम V1 की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, राइट। अगर हम इस V1 की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, इसीलिए हम इसे डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि कौन सा सोर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स।
दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। राइट, अब आपको पहचानना है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, ताकि आप पहचान पाओ कि ये किस टाइप के सोर्सेज हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल आप लोगों के लिए है ये कौन सा सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स तो है, ये साफ दिख रहा है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, V2 वोल्टेज पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दूसरा एग्जांपल आप लोग बताइए, दूसरा एग्जांपल बताइए। दूसरा एग्जांपल आप लोगों के लिए है फोर V1। ये आप लोगों को बताना है ये क्या है। ये है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। राइट, ये एरो दिख रहा है बीच में, ये करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये है वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब इस करंट सोर्स की वैल्यू इस V1 वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। अगर इस V1 वोल्टेज को आप चेंज करते हो तो करंट सोर्स की भी वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए तो इसे डिपेंडेंट बोला जाता है। तीसरा आपको गेस करना है, एट I2। ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चौथा, ये कौन सा सोर्स है, ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो आई होप आपको सोर्स की पहचान करते, यस वेरी गुड, आई होप आप लोगों को सोर्स की पहचान करते आ गई है। अब हम अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से हम पढ़ रहे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है या जो मेन टॉपिक है नेटवर्क थ्योरी का, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है,
तो हेडिंग डाल लीजिएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ लिख लीजिए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओम्स लॉ states that Ohm's law states that the voltage across any conducting material is directly proportional to current flowing through that material. राइट, ये है स्टेटमेंट ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के एक्रॉस जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस करंट के जो उस कंडक्टर से फ्लो हो रही है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये स्टेटमेंट है किसका? ओम्स लॉ का। जहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं R। तो V इज इक्वल टू आर आई, और यहाँ पे R क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल। करेक्ट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम में। राइट, ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है, ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। बहुत बार कोई इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ साफ साफ बोलता है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होना चाहिए, बट एक कंडीशन है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। राइट, चलिए अब रेजिस्टेंस क्या है मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको इंटरव्यू या वाइवा सभी में काम आए। यहाँ पे हमने बात करी है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? What do you mean by resistance? So resistance is a property of material resistance is the property of material which opposes or resists the flow of current through that material. अब आप लोग मुझे बताइए, कहीं पे किसी भी तरह का हमें ऑपोजिशन मिल रहा है
कहीं पे भी किसी भी तरह का हमें ऑपोजिशन मिल रहा है तो वहां पे क्या जनरेट होता है? ब्रश और कम्यूटेटर वाला एग्जांपल लीजिए। ब्रश स्टेशनरी होता है, कम्यूटेटर मूव करता है, तो वहां पे ब्रश को एक ऑपोजिशन मिलता है कम्यूटेटर की तरफ से, या कम्यूटेटर को एक ऑपोजिशन मिलता है ब्रश की तरफ से, तो वहां से हीट जनरेट होती है, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल में करंट फ्लो होने, करंट को अपोज करता है या रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ लॉस। कहीं पे भी अगर अपोज हो रहा है किसी चीज का तो वहां पे फ्रिक्शन या हीट जनरेट होना ही मतलब होती ही है। अब रेजिस्टेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल फॉर्म होती है गाइस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे आप जानते हो L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, राइट। L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और रो होता है रेजिस्टिविटी। अब आप लोग मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है? तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए ये वायर है, या एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 100 किलोमीटर। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ है 100 किलोमीटर, और इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमें पता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर का जो लेंथ है इस वायर का, उसका रेजिस्टेंस है मान लेते हैं कि 10 ओम। तो ये 10 ओम क्या हो गया? पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो ये इसकी रेजिस्टिविटी हो गई, राइट। अगर हमें पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या कर देंगे? 10 इंटू 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो 100 किलोमीटर का कितना होगा? 1000 ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। इसीलिए रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो होती है ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज दैट इज रो इज ओम मीटर। मैंने आपको बताया था अगर हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है, राइट। बट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टिविटी हम पर यूनिट लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर 1 किलोमीटर का हमें रेजिस्टेंस पता है तो टोटल मल्टीप्लाई करके हम पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? लीनियर। करंट और वोल्टेज के बीच लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा प्लॉट ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, कौन सा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा? ए, बी। जो ए वाला प्लॉट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, राइट? फॉलो ओम्स लॉ। डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। क्योंकि ये नॉन लीनियर है, राइट? वेरी गुड। तो यहां से दो कंक्लूजन लिखिएगा। कंक्लूजन, यहां से कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि ओनली लीनियर रेजिस्टर, ओनली लीनियर रेजिस्टर obeys Ohm's law. Non-linear resistors does not obey Ohm's law, right? अब हमने अभी तक तो देखा था रेजिस्टेंस के बारे में। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। एक छोटी सी चीज और जान लीजिएगा, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, बट जो कंडक्टेंस है वो करंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, राइट? कंडक्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट तो हमने देख लिया था क्या होती है, ओम। बट कंडक्टेंस की यूनिट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। और मो, ओम का उल्टा मो, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अब एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, फिर क्लास को रैप अप करते हैं, राइट? एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, फिर क्लास को रैप अप करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। साइन कन्वेंशन, हेडिंग डाल लीजिएगा, बहुत छोटा सा पार्ट है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि करंट ऑलवेज flows from higher to lower potential, राइट? और जब ऐसा होता है तब जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू IR। दूसरा कन्वेंशन क्या बोलता है?
if it flows from lower to higher potential, then जो वोल्टेज है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल टू माइनस आई आर। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की जो क्लास होगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, तो आप मुझे अपना नाम और ईमेल मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। yadav.ravindra9@gmail.com, ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट, मैं आपको